अच्छा, इसमें आपके पास अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इलास्टिक डिफॉर्मेशन का है। ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी बेसिकली फोर्सेस का ही पार्ट है, क्योंकि वहां पर भी फोर्सेस आपके पास इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, बस उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। कल हमने देखा था सिलेबस में भी, सिलेबस के पैटर्न में भी फोर्सेस में सारी क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती है। और यहाँ पे हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, सबसे इम्पोर्टेंट आपने इसमें याद रखना होता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंशन के। ठीक है, या लोड का वर्ड भी यूज होता है, लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, और एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो माइनस के एक्स आता है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन होती है। और माइनस साइन में इसको आपको बताया था। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज और, कि जब हम इसमें डेफिनेशन लिख रहे होते हैं तो डेफिनेशन में हम ये लिखते हैं कि फोर्स इज लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इलास्टिक लिमिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब अगर आप रबर बैंड की एग्जांपल लो, आप स्प्रिंग की एग्जांपल लो, अगर आप सिंपल से स्प्रिंग की एग्जांपल भी लेते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास एक स्प्रिंग हो, तो अगर आप इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे, तो आप जितना इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो उतना ये स्ट्रेच होता जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली स्ट्रेच होगा, जितनी मैक्सिमम फोर्स उतना मैक्सिमम स्ट्रेच आएगा इसमें। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी लिमिट से आगे चले जाओ, जिस तरह बॉल पॉइंट आपके पास बॉल पेन्स होते हैं, उसमें भी आपके पास जो है वो स्प्रिंग होता है। ठीक है, हाँ, तो अगर आप उसको लिमिट उस वो बहुत लाइट सा स्प्रिंग होता है, अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा कि वो आपके पास एक टाइम तक तो स्ट्रेच होगा अपनी लिमिट तक, लेकिन उसके बाद वो एक स्ट्रेट वायर बन जाएगा। और स्ट्रेट वायर का मतलब, बनने का मतलब ये कि आप उसकी लिमिट से उसको एक्सीड एक्सीड कर गए। ठीक है, अच्छा, इसमें दो चीजें होती है। हमने इसमें जब एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक्सपेरिमेंट हमने इस तरह से किया था कि लेट सपोज अगर आपके पास एक सेटअप में हम स्प्रिंग कंसिडर करते हैं, और स्प्रिंग आपके पास हैंग कर रहा हो नॉर्मल, तो ये इसकी नॉर्मल लेंथ है। ठीक है, अब नॉर्मल लेंथ का मतलब ये कि अभी इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, ये अनस्ट्रेच्ड है। आपने इस पे एक वेट हैंग किया, ये थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ। ठीक है, लेट सपोज हमने इस पे 5 न्यूटन का वेट हैंग किया था। अच्छा, एक होता है एक्सटेंशन, एक होता है लेंथ, दोनों में डिफरेंस आपके पास होगा। जब आप इसकी ओरिजिनल लेंथ मेजर करोगे, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, इसको लेट सपोज एल नॉट से मैंने मेंशन किया। और अब आप इसकी जो न्यू लेंथ मेजर करोगे, वो आपके पास ये रही इसकी न्यू लेंथ। तो अब इसमें एक्सटेंशन कितना हुआ, तो जब आप एक्सटेंशन फाइंड आउट करने लगोगे, तो एक्सटेंशन में आप क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। तो बहुत सारे लोग एक्सटेंशन और लेंथ में कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी वो आपसे लेंथ पूछते हैं तो वहां पर हम एक्सटेंशन लिख कर आ जाते हैं, जब एक्सटेंशन पूछा होता है तो कभी कभार हम लेंथ भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपने चेक करना होता है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर आप लेवल बनाओ, तो पहले इसकी लेंथ ये थी, लेकिन अब ये इस लेवल पर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जितना एक्सटेंड हो गया, मतलब आपकी जो फाइनल लेंथ थी, बेसिकली ये हमारी फाइनल लेंथ थी, और जो हमारी ओरिजिनल लेंथ थी वो ये है। ठीक है, ये आपकी इनिशियल है। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, जो भी हमारा आंसर होगा, चाहे वो सेंटीमीटर में ले रहे हो या मीटर में, वो हमारी एक्सटेंशन होगी। ये हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसमें हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इस टॉपिक का ग्राफ। ठीक है, ग्राफ आपको बहुत जगह पे मिला होगा, इसके क्वेश्चंस भी इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा बनता नहीं है कॉन्सेप्ट ना, इसमें ये तीन चीजें हैं बस, इसी को बार बार चेंज करके पूछा जाता है। तो अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करो, ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में नॉर्मली ये होता है कि आपने एक एक्सिस पर लोड लिया। ठीक है, आपके पास यहाँ पर लोड आ गया ऑन एक्स एक्सिस, और आपने एक्सटेंशन या लेंथ को ले लिया ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब आपने लोड इंक्रीज किया,
और लोड इंक्रीज करने पे कितना लेंथ इंक्रीज हुई वो आपने मार्क कर लिया, फिर लोड इंक्रीज किया, फिर कितनी लेंथ इंक्रीज हुई वो मार्क कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास वैल्यूज में चेंज आता रहता है, और फिर आप उन पॉइंट्स को मार्क करते हो और वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि दोनों क्वांटिटीज आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और इसके क्वेश्चंस भी बहुत थोड़े से हैं, तो हम इसको एक ही सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, और इसके क्वेश्चंस देखते हैं, बाकी चीज़ों का आपको आइडिया वहाँ हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपने, हाँ, फर्स्ट पार्ट में आपने बताना है फोर्स एक्स ऑन अ बॉडी विच लिस्ट कंटेन्स ओनली क्वांटिटीज दैट कैन बी चेंज बाय फोर्स। फोर्स से आप कौन कौन सी क्वांटिटीज चेंज कर सकते हो? ठीक है, इसके बाद 24 क्वेश्चन दिए हैं हमारे पास इस लिस्ट में। ठीक है, आपके आंसर्स आ गए ए डी। ठीक है, अच्छा आपके पास डी, क्योंकि शेप चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, और उसके बाद अ फोर्स एक्स ऑन अ बॉडी, जी मास को आप चेंज नहीं कर सकते, मास सेम रहता है, वेट चेंज हो सकता है, मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, और टू पार्ट भी सेम है, मतलब देखो दोनों क्वेश्चंस आपके पास सेम रिपीट हुए हैं और एक ही साथ एयर में रिपीट हुए हैं, तभी एक साथ आपके पास क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, some students plan to use a spring to make a spring balance with a linear scale. The graph shows the extension of their spring changes with the load on it. ठीक है, अच्छा एक टाइम तक आपको दिख रहा है वो डायरेक्टली गया, उसके बाद उसमें चेंज आया है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल रेंज ऑफ अ बैलेंस विद अ लीनियर स्केल यूजिंग दिस स्प्रिंग। अब रेंज बतानी है आपके पास, रेंज कहाँ तक है? 0 to 10। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 10 तक आपके पास लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रही। ठीक है, तो ये आपके पास उसकी लिमिट हो गई, उसके बाद आपके पास क्या हुआ कि चेंज आना शुरू हो गया। तो 0 से 10 तक आपके पास जो रेंज थी बैलेंस की, वो आपके पास यूजिंग अ स्प्रिंग हमने मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वहां तक आपके पास स्प्रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये फोर वाला पार्ट, अच्छा देखो ये क्वेश्चन 3 बार, 3 सालों में मतलब या 2 ईयर्स में अलग अलग वेरिएंट पे 3 बार रिपीट हो चुका है सेम क्वेश्चन, के फोर्स किस किस को चेंज कर सकता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपने ये बताना है, व्हाट डज द ग्राफ शोज। इसमें एक पीस ऑफ कॉपर वायर को एक्सटेंड कर रहे हैं लोड इंक्रीज करने के साथ साथ। एट अ सर्टेन लोड, ऑप्शन ए कह रहे हो आप, एट अ सर्टेन लोड द वायर बिकम इजियर टू एक्सटेंड। बी, हार्डर टू एक्सटेंड। अच्छा देखो, आपके पास पहले क्या हो रहा था, पहले यहाँ तक बिल्कुल इजीली एक्सटेंड हो रहा था। ठीक है, लास्ट में आकर क्या हुआ कि आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाने का मतलब ये कि वाई एक्सिस पर एक्सटेंशन है, तो आपकी एक्सटेंशन तेजी से बढ़ रही है। फोर्स इतनी नहीं बढ़ी, एक्सटेंशन बहुत आपके पास ग्रेजुअल आपके पास जो है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, अगर आपके पास ये ग्राफ इस तरह से होता, तो आप कह सकते थे कि ये ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि आप ग्राफ में वैल्यूज देखो, वाई एक्सिस पर एक्सटेंशन, और पहले तो वो यूनिफॉर्म चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि आपके पास बहुत शॉर्ट लोड पे बहुत फास्ट चेंज आया एक्सटेंशन में। इसका मतलब ये कि जब उसकी इलास्टिक लिमिट खत्म हो गई, तो उसके बाद आप उसको इजीली एक्सटेंड कर सकते हो। ग्राफ हमें ये शो कर रहा है, तो ये जो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है ये ऑप्शन ए को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो अगर लाइन आगे की तरफ जा रही होती बी की तरफ, ठीक है, तो वो ऑप्शन बी होता। अगर हार्डर टू एक्सटेंड होता, तो ग्राफ आपके पास ऊपर नहीं जाता एक्सटेंशन की तरफ, क्योंकि वाई एक्सिस पे देखो एक्सटेंशन है, आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप इजीली एक्सटेंड कर पा रहे हो, तो ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑब्जेक्ट बिहेव्स एज एन इलास्टिक सॉलिड। मतलब इलास्टिक की प्रॉपर्टी आपको कहाँ नजर आएगी, किस एग्जाम्पल में, वो एग्जाम्पल आपने देखना है। अब बुलेट एज इट हिट्स अ सॉलिड मेटल वॉल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग सॉलिड चीजें आपके पास। कार डैमेज, पीस ऑफ मेटल कट बाय अ सॉ। ठीक है, फुटबॉल वाली एग्जांपल सबसे सिंपल है क्योंकि फुटबॉल सॉलिड भी है और उसमें इलास्टिसिटी का भी फैक्टर इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस इजी होंगे, कुछ टिपिकल आएंगे जैसे ये वाले। ये वाला देखो, वैल्यूज अच्छे से नोट करना है इसकी, फिर आंसर करना। ये आंसर आया है 36, DDC। ठीक है, एक आंसर सी आया, एक आंसर डी आया। ठीक है, देख लेते कौन सा आंसर आपके पास राइट है। अच्छा, क्वेश्चन ये था बेसिकली आपके पास 7 कि आपने एक्सटेंशन बतानी है ईच स्प्रिंग में। अब इसकी कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली मेरा ये होता है कि मैं पहले क्वेश्चन में देख लेता हूँ कि फाइंड आउट क्या करना है, फिर क्वेश्चन रीड करता हूँ, ठीक है। आप लोगों को टेक्निक जैसी इजी लगे आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है पहले क्वेश्चन देखो फिर ही आप ऊपर वैल्यूज पर जाओ, क्योंकि नॉर्मली होता है जो पहले क्वेश्चन पढ़ता है वो क्वेश्चन मेन टर्म पढ़ने के बाद फिर दोबारा से सारी क्वांटिटीज पढ़ रहा होता है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है स्प्रिंग एक्सटेंड बाय 6 सेंटीमीटर व्हेन अ 15 न्यूटन वेट इज सस्पेंड फ्रॉम इट्स लोअर एंड। Three of these springs are used as shown to support a 90 न्यूटन वेट। ठीक है। अच्छा, अगर 15 न्यूटन वेट था आपके पास, 15 न्यूटन जो वेट था, तो स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ 6 सेंटीमीटर। अब हम 90 न्यूटन लोड अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास स्प्रिंग कितना एक्सटेंड होना चाहिए ये आपने चेक करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने फोर्स को कितने टाइम्स इंक्रीज किया। पहले 15 थी, अब आप 90 पे चले गए, तो आपने फोर्स को कितना टाइम इंक्रीज किया, 6 टाइम्स। ठीक है, 6 टाइम्स फोर्स को इंक्रीज कर लिया हमने। और अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन भी कितना होना चाहिए आपके पास, 36 हो जाना चाहिए। अगर 6 सेंटीमीटर था तो आपके पास एक्सटेंशन कितनी हो जानी चाहिए थी, 36, यानी 6 टाइम्स। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। ठीक है, वो आपने यहाँ पर जो आंसर दिया 36, ठीक है, वो 36 आपके पास क्लोज क्लोज सही तो है, लेकिन उसमें बस एक प्रॉब्लम है, डी तो पॉसिबल नहीं है, डी आपके पास देखो कैलकुलेशन में नहीं आ रहा, डी को कैंसिल करते हैं। अच्छा, अब आपके पास देखो लिखा था अ स्प्रिंग एक्सटेंड्स, एक स्प्रिंग की बात की थी उन्होंने, यहाँ पर 3 स्प्रिंग है, तो इसका मतलब ये कि 36 को अगर हम तीनों में डिवाइड करें तो तीनों इक्वली एक्सटेंड हो रहे हैं। ठीक है जी, तो आप 36 को क्या करोगे, इक्वली डिवाइड कर दोगे, 12 12 12। तो इसका मतलब ये कि इनकी जो एक्सटेंशन है वो 12 सेंटीमीटर शो होगी, क्योंकि 3 स्प्रिंग आ गए, पहले एक की बात हो रही थी। तो बी आपके पास राइट होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को ना आप दोबारा भी देखोगे तो अब आपको खुद भी पता चल जाता है कि मिस्टेक कहाँ हुई है। ठीक है, तो वो क्लियर हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। 8 वाला है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, 4 फाइबर्स हैं, इनके कर्व्स आपको गिवन है। ये बताने कि कौन सी फाइबर जो है वो हार्डेस्ट है स्ट्रेच करने के लिए। ठीक है, किसको हार्ड होगा आपके पास स्ट्रेच करना उसको मार्क करना है, डी होगा। ठीक है, क्योंकि जिसकी एक्सटेंशन कम है उसे
स्ट्रेच करना हार्ड है। तो डी की एक्सटेंशन सबसे कम आ रही है क्योंकि वाई पे एक्सटेंशन है। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन अगर समझा तो नीचे वाला भी इजी है। ठीक है, तो डी आपके पास सबसे हार्ड होगा स्ट्रेच करने को, क्योंकि उस पे इतना लोड डालने के बाद भी उसकी एक्सटेंशन सबसे कम है और बहुत कम है बाकियों से। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। 9 में ये बताना है विच पॉइंट मार्क्स द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर द स्प्रिंग। बी। ओके, और कोई बताना चाहे? ठीक है, अब सी और डी पे तो कर्व हो ही चुका है, तो इसका मतलब है लास्ट पॉइंट जो था वो बी था। जहां तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट चल रहा था उसके बाद आपके पास चेंज हो गया, तो बी हमारे पास राइट होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। चलो, एक क्वेश्चन आया हमारे पास कैलकुलेशन बेस। इसमें देखते हैं क्या करना है। 100 ग्राम का मास एक्सटेंड किया हमने। लिखा हुआ जो ऊपर है वो सब डायग्राम में भी मेंशन है वैसे। ठीक है, बी 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 सबके आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 9 के बी। और इसमें बताने फ्रॉम अ स्प्रिंग नेक्स्ट टू अ वर्टिकल रूल द टॉप ऑफ द स्प्रिंग इज लेवल विद 0 सेंटीमीटर मार्क। स्प्रिंग की टॉप साइड बिल्कुल जीरो पर रखी है हमने। इसका मतलब है जो लेंथ आएगी वो एक्यूरेट आएगी। और बॉटम आ रहा है उसका 27.2 सेंटीमीटर मार्क पे। जो डायग्राम बनी हुई है ऊपर सारी एक्सप्लेनेशन हुई है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को स्किप करते हैं, डायग्राम को जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या बेसिकली। 100 ग्राम मास इज रिप्लेस्ड विद 600 ग्राम मास। ठीक है, 100 को रिप्लेस कर लिया, अब हमने 600 यानी 6 टाइम्स फिर से बढ़ा रहे हैं हम। और द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज नाउ 89.7, मतलब नई लेंथ आपको मिल रही है 89.7 cm। द स्प्रिंग हैज नॉट रीच द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसका मतलब ये है कि अभी डायरेक्टली चल रहा है काम, लिमिट अभी तक रीच नहीं हुई है। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, द 600 मास इज रिप्लेस विद 200 ग्राम मास। अब फिर से चेंज कर दिया, और अब वो पूछ रहे हैं कि लेंथ क्या होगी आपके पास। कैसे फाइंड आउट करोगे? बी आंसर। अच्छा, ये शायद पहले वाले का बताया होगा आपने। डी। बी या डी? ठीक है, डी। ज्यादातर लोग डी के साथ जा रहे हैं। देखते हैं आंसर क्या होगा, और कोई आंसर देना चाहे आपके पास? आंसर 1000 में आ रहा है। ठीक है, देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, देखते हैं अब आंसर्स में आपने क्या करना है। अच्छा देखो, सबसे पहली चीज कि सबसे पहले हमने मास रखा था 100 ग्राम, और 100 ग्राम पे हमारी एक्सटेंशन आई थी 27.2। उसके बाद हमने मास यूज किया 600 ग्राम का। 600 ग्राम पे हमारी एक्सटेंशन आई 89.7 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कि हमारा जो टोटल चेंज आया बेसिकली वो आ रहा है 62.5 सेंटीमीटर का। ठीक है,
62.5 सेंटीमीटर का चेंज आया। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे बेसिकली एक्सटेंशन जो आपके पास आ रही है 100 से 600 के बीच में, वो 62.5 सेंटीमीटर की आ रही है। ठीक है, और उन्होंने आपसे कहा है कि आप 200 पे बताओगे कि 200 पे आपके पास कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने इसको, और ये चीज भी मेंशन है कि वो अभी तक अपनी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को रीच नहीं कर पाया है। ठीक है, सर एक्सटेंशन से करेंगे तो आंसर डेसिमल्स में आ रहा है, तो इसलिए हम रेशियो मेथड यूज नहीं करेंगे। आप रेशियो मेथड भी बिल्कुल यूज कर सकते हो। ठीक है, आपके पास रेशियो मेथड भी है, और आप चाहो तो के की वैल्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब लेट सपोज आपके पास सिंपल फॉर्मूला है एफ इक्वल्स टू के एक्स। ठीक है, और रेशियो मेथड यूज करना चाह रहे हो, रेशियो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आपने लिखा के एफ ओवर एक्स इज इक्वल्स टू एफ ओवर एक्स। ठीक है, मतलब ये हमारी इनिशियल है और ये हमारी अननोन है। ठीक है, अब इनिशियल आपने जो है वो कंसिडर किया 600 जो था हमारा मास, सबसे पहले 100 था, और एक्सटेंशन कितनी थी 27.2। और अब सेकंड में आपके पास मास जो है वो उन्होंने कहा है कि 200 पे आप फाइंड करो कि आपकी एक्सटेंशन कितनी होगी। तो कितना आंसर आ रहा है आपके पास, 27.2 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइडेड बाई 100, 54.4 आ रहा है आपके पास आंसर। ठीक है, ठीक है, देखो आपके पास स्प्रिंग अभी तक सेम यूज हो रहा है। सेम यूज होने का मतलब है के तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप एफ इक्वल्स टू के एक्स जब लिखते हो तो उसमें आपके पास के कांस्टेंट हो जाएगा दोनों में। ठीक है, तो हम दोनों को के इक्वल्स टू एफ ओवर एक्स रख के कंपेयर कर लेंगे। सिंपल। सर लेकिन अगर ये 600 सेंटीमीटर 600 ग्राम वाला लगाया जाए तो उससे तो 29.9 आ रही है। 29 आ रही है। अ, अगर 600 लगाते हैं हम, लेकिन उसकी एक्सटेंशन, अच्छा एक्सटेंशन अननोन रख के चेक कर रहे हो आप। 600 को मल्टीप्लाई 27.2 करते हैं डिवाइडेड बाय 100, 27.2 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि अगर हम इसको सेम रेशियो पे अप्लाई करें तो 600 ग्राम पे हमारे पास आंसर डिफरेंट आ रहा है। मतलब उस पे एक्सटेंशन 89.7 नहीं आ रही हमारी। ठीक है, और 89.7 ना आने का मतलब ये है कि आपके पास कुछ तो यहाँ पर चेंज हो रहा है डिफरेंट। इसको आप सिंपल अगर कैलकुलेट करते हो, सर आंसर की से देख लें आंसर। हाँ इसका आंसर वैसे जो है कि में वो चेक कर लेते, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर आ रहा है सी, और हमारा आ रहा है डी। इसमें डिफरेंस आपके पास जो है वो किस चीज का आ रहा है बेसिकली, ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू से आपने स्टार्ट किया और आप इसे लेकर गए 89.7 तक। इसका मतलब ये है कि आपने 500 ग्राम और ऐड किया इसमें, और प्लस आपकी एक्सटेंशन गई है 89.75 तक।
इसका मतलब ये हुआ कि 500 ग्राम का मतलब ये कि आप 5 और ऐड कर दो, तो 27.2 के बाद जो 62.5 का एक्सटेंशन है, अच्छा इसमें देखो पता है क्या करना है, इसमें आपको जो 600 का रेफरेंस दिया है ना, अच्छा ये रेशियो वाला मेथड अगर बिल्कुल डायरेक्टली चल रहा होता ना तो हम यूज कर लेते। इसमें प्रॉब्लम पता है क्या आ रहा है कि जब हमने पहला मास एक्सटेंड किया ना, जब पहला मास हमने इसमें ऐड किया, तो पहले मास की एक्सटेंशन थी बहुत ज्यादा। ठीक है, पहले मास में एक्सटेंशन हुई है 27.2 की। अब उसके आगे देखो, अब उसके आगे आप गए हो 600 तक, मतलब ये वाली जो एक्सटेंशन आई है ये 600 सेंटीमीटर तक की आ रही है। ठीक है, तो 600 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि जब आप 100 मास पे थे तो 100 ग्राम पे 27.2, और 600 तक आते आते आपके पास एक्सटेंशन हुई है टोटल 62.5। उन्होंने आपको रेफरेंस इसलिए दिया है कि ये जितनी भी एक्सटेंशन हुई है इसके बीच में आपने ये देखना है कि मास कितना ऐड हुआ है। तो मास आपके पास ऐड इस तरह से हुआ है कि 100 के बाद अगर आप देखो तो टोटल 500 ऐड किया हमने, मतलब 5 टाइम्स सेम मास ऐड किया है। तो 5 टाइम अगर आप सेम मास ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब है इस एक्सटेंशन को हम 5 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे। और इक्वल डिवाइड करने का मतलब ये कि 62.5 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 12.5। इसका मतलब ये कि पहली एक्सटेंशन ज्यादा थी क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने वेट उसमें ऐड किया था। उसके बाद की जो एक्सटेंशन है वो 600 तक इक्वली डिवाइड करनी है, क्योंकि आपके पास इलास्टिक लिमिट रीच नहीं हुई। इलास्टिक लिमिट रीच ना होने का मतलब ये है कि आपके पास अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इसका मतलब है इन 600 तक आप इक्वल जाओगे। तो 27.2 के बाद हमारा 100 ग्राम पे था 27.2 सेंटीमीटर। तो जब हम नेक्स्ट 100 ऐड करेंगे तो आप जाओगे 200 पर। तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें कितना ऐड करोगे मास, सॉरी लेंथ कितनी ऐड करोगे, आप इसमें प्लस 12.5 करोगे, क्योंकि इक्वल अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो इक्वल एक्सटेंशन बढ़ाने का मतलब ये है कि आप 12.5 बढ़ाते रहो, तो 600 तक आते आते आप 89.7 पे पहुंचोगे। तो इसका आंसर आपके पास आएगा सर फिर तो सेकंड एक्सटेंशन के लिए भी सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि दे हैव स्टिल नॉट रीच द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो इसका मतलब सेम होना चाहिए ना। नहीं, इसका सेम पता है क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम स्प्रिंग यूज करते हो ना तो आपको ये नहीं पता होता कि फर्स्ट वो कितना एक्सटेंड होगा। अगर देखो आपके पास एक एल्यूमिनियम का स्प्रिंग हो, ठीक है, और एक आपके पास जो है वो आयरन का स्प्रिंग हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, दोनों की स्ट्रेंथ अलग है। तो फर्स्ट टाइम जब आप उसमें वेट हैंग करोगे तो फर्स्ट टाइम की उसकी एक्सटेंशन जो है वो उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी। उसके बाद की जो आपके पास वैल्यूज होंगी ना वो डायरेक्टली बढ़ेंगी, मतलब 100 से 200 के बीच में जो चेंज होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट पर आप जाओ 300 ग्राम पे। 300 ग्राम का मतलब ये कि आप 39.7 में फिर से 12.5 ऐड करो तो आपके पास वैल्यू आएगी 55.2, सॉरी 52.2 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप 400, 500 और 600 में ऐड करते जाओ तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा ना वो फाइनल आंसर यही आएगा 89.7। तो आपके पास आंसर की वेरिफिकेशन भी हो जाएगी और राइट आंसर इसमें आपके पास सी होगा। ठीक है, तो पहली वाली एक्सटेंशन में होता ये है कि पहली वाली एक्सटेंशन जो है वो मटेरियल पे यहाँ पे बेसिकली डिपेंड कर रही है, इसलिए उन्होंने आपको 600 का रेफरेंस दिया। ठीक है, अगर वो रेफरेंस नहीं दे रहा होता वो आपसे डायरेक्टली रिलेशन जिस तरह अभी आपने सॉल्यूशन बताया था, अगर वो हमें फॉलो करना होता, ठीक है, तो हम वो फॉलो करते। ठीक है, बस इसका एक जर्नल ओवरव्यू देख लें, बाकी आपके पास क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसी तरह होंगे। कोई एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। चाहे ग्राफ वाले तो सेम है, सिंपल इसमें वही इलास्टिक लिमिट बतानी है। अच्छा ये वाला एक क्वेश्चन देख लो, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास
इंक्लूड होते हैं, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं होती, जर्नल आपके पास कॉन्सेप्ट बताना होता है। डी आंसर। अच्छा देखो, ये ना पिछले वाले क्वेश्चन से मैच कर रहा है, वो जो हम स्प्रिंग वाला कर रहे थे। इसमें ये कि आपके पास जब दो स्प्रिंग थे तो आपकी एक्सटेंशन ये थी, एक स्प्रिंग की एक्सटेंशन थी एक्स, इसकी भी एक्स। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब उन्हें हमने वर्टिकल अरेंज कर दिया, तो वर्टिकल अरेंज करने के बाद जो एक्सटेंशन होगी आपने वो बतानी है। ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल एक्सटेंशन ऑफ द टू स्प्रिंग? आंसर बताया 4x। अब इसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज दो में होंगे, सी और डी में। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अब देखो, आपके पास हुआ ये कि पहले दो स्प्रिंग थे ना, तो एक स्प्रिंग एक्स तक एक्सटेंड हुआ ना। अगर हम टोटल एक्सटेंशन की बात करें पूरे आपके पास प्रोसेस की, तो टोटल एक्सटेंशन तो आपकी 2x है। ठीक है, क्योंकि एक स्प्रिंग अलग आपके पास एक्सटेंड हुआ, दूसरा अलग हुआ, तो आप 2x एक्सटेंड कर गए। ठीक है। और जब आप इस चीज को यहाँ पर अप्लाई करोगे, तो आपकी जो एक्सटेंशन होगी वो डबल हो जाएगी, पहले 2x की, तो अब एक्सटेंशन डबल हो जाएगी, यानी आप कहाँ पर जाओगे, 4x पर। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर, इसमें प्रॉब्लम इसलिए आती है कि हम नॉर्मली 2x पर जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि क्वांटिटी भी तो आपके पास दो है यहाँ पर। तो अगर एक की एक्सटेंशन लेट सपोज 2 सेंटीमीटर थी, इसकी भी 2 सेंटीमीटर थी, तो हमारे पास आंसर आया 4 सेंटीमीटर कंबाइन करने के बाद। ठीक है। तो इसी तरह से जब हम इन्हें वर्टिकल करेंगे, तो वर्टिकल होने का मतलब ये है कि आपके पास 4 सेंटीमीटर ये स्ट्रेच होगा, और 4 सेंटीमीटर ये आपके पास ये भी स्ट्रेच हो जाएगा, तो आपकी एक्सटेंशन चेंज हो जाएगी पहले से, क्योंकि अब वर्टिकल भी तो आपके पास कनेक्ट हो गए। पहले हॉरिजॉन्टल थे तो इक्वली डिवाइड हो रहे थे, अब दोनों वर्टिकल हैं तो एक ही लाइन में एक्सटेंड हो जाएंगे। सर तो हम पहले में भी खाली एक्स क्यों नहीं उसे कंसिडर करेंगे? हम क्योंकि लोग ने एक साइड से लेनी है, दोनों को इकट्ठे मतलब क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपके पास देखो लोड इक्वली डिवाइड हो रहा है ना दोनों स्प्रिंग पे, जिस तरह आपके पास वो क्वेश्चन था जिसमें वैल्यूज गिवन थी, उसमें भी हमने इक्वली डिवाइड किया था। ये वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे थे यहाँ पर, इसमें भी देखो हमने 36 को 3 में डिवाइड किया। हालांकि अगर एक तीनों को एक जगह लगा दें हम, तो तीनों को एक जगह लगाने का मतलब है ये 36 तक एक्सटेंड होते, लेकिन अब ये 12 12 12 तक एक्सटेंड हुए क्योंकि तीनों यूनिफॉर्म थे। ठीक है। तो इस वजह से आपके पास वहां पर हम इसे इंडिविजुअल कंसिडर नहीं करते, हम उन्हें कंबाइन करके कंसिडर करेंगे कि वो आपके पास 2x होगा। और जब एक लाइन में लगेगा तो उनकी जाहिर सी बात एक्सटेंशन, जो दो स्प्रिंग थे तो डबल हो गए, तीन होते तो हम 3 टाइम्स कर देते, 4 होते तो हम 4 टाइम्स कर देते। तो इसलिए आपके पास जो आंसर होगा वो 4x होगा। ठीक है। और बाकी मोस्टली क्वेश्चन इसमें इसी तरह ग्राफ के मिल जाएंगे आपको, ये पाइवेट वाला आ गया बीच में क्वेश्चन, और एक ये क्वेश्चन भी देख लो। टोटल इसमें 24 क्वेश्चन दिए, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, कभी कभार कोई एक क्वेश्चन ऐड करते हैं। डी आंसर। अच्छा, इसमें आपने बताना है अ लोड causes the spring of the balance to extend by 3 सेंटीमीटर, what is the balance reading? ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि लोड आपके पास 3 सेंटीमीटर एक्सटेंड हो रहा है, तो ये देखो ये लेंथ आपके पास अगर देखो यहाँ पर, तो 5 और 15। और क्वेश्चन में लिखा था स्प्रिंग बैलेंस इज कैलिब्रेटेड टू गिव रीडिंग इन न्यूटन, द ग्राफ शोज हाउ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग वेरीज विद द लोड, तो जितना लोड बढ़ रहा था उतनी आपके पास लेंथ बढ़ रही थी। ठीक है। उसमें ये बताने कि कौन सा लोड आपके पास स्प्रिंग पर वैल्यू देगा 3 सेंटीमीटर की। तो अगर आपके पास 3 सेंटीमीटर की रीडिंग आ रही है, तो आपके पास बैलेंस की रीडिंग क्या होगी? ठीक है। तो सिंपल आपके पास जो है वो 15 को आप 5 से डिवाइड करके चेक कर लोगे, तो आपके पास जो रीडिंग होगी वो 3 आएगी।
ग्राफ से, ठीक है। सर मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, इसमें देखो आपने करना ये था कि इसमें क्वेश्चन में पूछा लोड कॉजेज द स्प्रिंग ऑफ बैलेंस टू एक्सटेंड बाय 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, मतलब आपने जो लोड अटैच किया तो वो 3 सेंटीमीटर की बात करें कि आपके पास एक्सटेंशन जो है वो 3 सेंटीमीटर का हुआ है। और आप ग्राफ देखो आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बेसिकली 2 से, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेशन वाइज भी चेक नहीं कर रहे ना तो आप कैलकुलेशन को छोड़ दो, आप जर्नल कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लो। आपके पास देखो ग्राफ स्टार्ट हुआ है 2 से, 2 से स्टार्ट होने का मतलब है 3 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन। 3 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन का मतलब है हमारा ये होगा 1, ये पॉइंट होगा 2, और ये पॉइंट होगा 3, क्योंकि हमारा ग्राफ ही 2 से शुरू हुआ है, 0 से तो शुरू ही नहीं किया हमने, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन कहाँ पर हो रही है आपके पास, आप चेक कर लो उसको ग्राफ से, 15 पर, सही है। आप ऐसे कर लो सॉल्व, यस ओके। ठीक है। तो बस ये इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी आप ट्राई करना, इजी होंगे ज्यादातर ये स्प्रिंग एक्सटेंशन वाले। ये वाला क्वेश्चन देखो फिर से रिपीट हो रहा है, फोर्स से क्या चेंज होगा, ठीक है। और बाकी ये है कि फिर कल हम, अब इसमें वर्क डन और प्रेशर रह गया, ठीक है। तो वैसे तो हमने 3 दिन में जर्नल पेजेस करना था, लेकिन एक दिन कोई बात नहीं, हम कल वर्क डन और प्रेशर को भी डिस्कस करके और थर्मल भी साथ स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि थर्मल जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, उसे हम 2 दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे, वो हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो कल हमारा जर्नल खत्म करके हम एक सेशन थर्मल का कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट डे हमारे जो बाकी 3 सेशन होंगे उसमें थर्मल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर हम पहले इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर लेंगे क्योंकि वो ज़्यादा टिपिकल और इम्पोर्टेंट है। तो थर्मल के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर लेंगे और वेव्स को आगे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है।